KGMU गूंज 89.6 FM। समय आपने ट्यून इन किया हुआ है रेडियो KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज। मेरा नाम है विनय। अ वेरी गुड इवनिंग। और जैसा कि आपको पता ही है कि कुछ पद चिन्ह बनाते हैं हमारा वो प्रोग्राम है जिसमें एक खास पर्सनैलिटी से हम आपको रूबरू कराते हैं। और आज भी हमारे बीच एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिनसे मिलके आपको लगेगा क्या बात है। ऐसे लोग होने चाहिए जो हमें अपनी जिंदगी में इंस्पायर कर पाएं, हमें अपने आगे बढ़ने पर हमें कुछ न कुछ सीख दे पाएं। तो ऐसे ही हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर हीरा लाल जी, जो कि IAS हैं और इस समय हमारे बीच मौजूद हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत करते हैं और मैं चाहता हूं कि आप अपना परिचय अपनी जुबानी तमाम सुनने वालों को दें। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर हीरा लाल है और मैं 2010 बैच का यूपी का IAS अफसर हूं और वर्तमान में मैं अपर मिशन निदेशक नेशनल हेल्थ मिशन में तैनात हूं। जी क्या बात है। तो कहते भी हैं कि 3 लोग PM, CM और DM ये सबसे महत्वपूर्ण, शक्तिशाली और प्रभावशाली पद हैं जो आम लोगों से जुड़े हुए होते हैं। वो लोग जिनका डायरेक्ट कम्युनिकेशन पब्लिक से होता है और उसी के चलते वो देश और दुनिया को और शहर को डेवलप करते हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करने के साथ दोस्त हम आपको ये बता दें कि हमारे बीच जो ये पर्सनैलिटी है उन्होंने जिंदगी में कई सारे उतार चढ़ावों को देखा है और उन उतार चढ़ावों को पार करके तमाम चैलेंजेस को फेस करके एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे जहां उनकी जिंदगी से हम इंस्पायर हो रहे हैं। और यही वजह है कि ऐसे ये लोग हैं जिनके कुछ पद चिन्हों पर हम फॉलो करके अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। तो सबसे पहले जिंदगी को खूबसूरत बनाने से पहले हम आपके बचपन में चलते हैं। आपके बचपन के बारे में जानना चाहेंगे, कहाँ आपकी पैदाइश हुई और मम्मी पापा ने कैसे आपकी परवरिश की। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले का रहने वाला हूं और बस्ती जिले में एक गांव है बागडी, साऊ घाट ब्लॉक का गांव है वो, और बहुत पिछड़ा गांव है। अब तो काफ़ी ठीक हो गया, लेकिन जब मैं 67 में पैदा हुआ तो बहुत पिछड़ा था। और मेरा किसान परिवार है। मेरा जो पैतृक पेशा है, आज भी खेती मेरे गांव में होती है, घर पे होती है जी। तो मैं चूंकि किसान परिवार में पैदा हुआ तो मेरा बचपना खेती में बीता और मेरी पढ़ाई प्राइमरी से हुई थी। रोज हम लोग 5 किलोमीटर आते जाते थे पैदल और प्राइमरी की कंडीशन अच्छी नहीं थी तो टाट पट्टी नहीं थे तो बोरा लेके जाते थे, उसको लेके आते थे, बैठते थे, पढ़ते थे, स्कूल की सफाई भी करते थे और खेत में काम भी करते थे बचपन में। देखिए, उस समय तो बिजली ही नहीं थी तो बिजली की व्यवस्था बचपन में हम लोग बड़े टिपिकल तरीके से करते थे। और मैं इसको अपने स्टाइल में यूं कहता हूं कि हमारी जिंदगी में 2 सूरज थे। अरे वाह। एक दिन का सूरज जिसकी रोशनी में हम हर काम करते हैं और एक रात का सूरज, हम लोग खुद उसको उगाते थे। यूं जैसे कि जो दवाई की शीशी होती थी उसके ढक्कन में छेद करके कपड़ा लटका देते थे और उसमें मिट्टी का तेल डाल देते थे। अच्छा। और रात में उसको जलाते थे तो हम लोग रात को वो सूरज उगाते थे। अरे वाह, क्या बात है। और उस सूरज में हम पढ़ाई करते थे। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती, कठिनाई और आगे भी है। उस समय जो मिट्टी का तेल होता था वो कोटे पे मिलता था, कोटे की दुकान पे। सरकारी दुकानें जो गांव की होती थी उसमें 5 लीटर मिलना चाहिए तो कभी 2, कभी 3, पूरा कभी नहीं मिलता था। कभी कभी 3-4 महीने मिलता ही नहीं था। तो ब्लैक में 3-4 गुने रेट पे, अगर मान लीजिए 5 रुपया लीटर मिलता था राशन की दुकान पे तो 15-20 रुपया लीटर पे बाहर ब्लैक में लेना पड़ता था। तो कभी कभी चूंकि दाम बहुत हो जाता था, पैसा इंतजाम करने में टाइम लगता था, तो कभी कभी ऐसा भी हम लोगों ने देखा अपने बचपने में कि रात का सूरज 3-4 दिन उगता ही नहीं था तो बिना पढ़े सो जाते थे। तो इन कठिनाइयों में, इन परिस्थितियों में हम लोगों ने गांव में अपने बचपन को बिताया। ये ऐसी बहुत सारी कठिनाइयां हैं। इसको मैंने एक उदाहरण बताया। उस समय गर्मी बहुत होती थी तो आज तो कूलर, पंखा सब सुविधाएं हैं, लेकिन उस समय हमारा कूलर क्या होता था, हर घर के पीछे अगल बगल बड़े बड़े पेड़ होते थे, आम के, पीपल के, बरगद के। तो अगर गांव में आप निकलो तो दोपहर में, गर्मी में हर पेड़ के नीचे आपको चारपाई मिलेगी और उस पर सोता हुआ आदमी मिलेगा और वो कूलर का काम करता था। करेक्ट। तो मेरा बचपना ऐसे कूलर में बीता है। और हम लोग, हमारे गांव में एक बहुत बड़ा तालाब था तो हम लोग दिन में बूढ़ा, नौजवान, सभी लोग
सभी लोग जो है 2-2, 3-3 घंटे उसी तालाब में डूबे रहते थे। उसका जो मजा था आज उस एसी में वो मजा नहीं आता है। जब याद करते हैं दोनों को कंपेयर करते हैं कि वो नेचुरल था और एसी जो है वो नेचुरल नहीं। मैं बात कर रहा था कि जब माता पिता के कोई जब संतान होती है, जब उनका बच्चा बेटा या बेटी होती है तो बहुत सारी अभिलाषाएं होती हैं, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। हाँ, माँ बाप शायद वो बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में नहीं कर पाई, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उन्हें इंस्पायर करती हैं। वो ये अंदर से उनकी आत्मा से ये आवाज़ निकलती है कि शायद वो पूर्ति हमारा बच्चा कर सकता है। वो अपनी होप, अपनी आशा अपने बच्चे में देखते हैं। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप कितने भाई बहन, और आपके मम्मी पापा की आपसे क्या इच्छा थी, वो क्या चाहते थे कि मेरा बेटा आगे चलकर क्या बने? देखिए, मैं परिवार में सबसे बड़ा था। अच्छा। तो जो हमारी ट्रेडिशनल फैमिली होती है और ये देहात में अभी भी ये प्रिवेल कर रहा है कि बाप, जैसे मेरे पिताजी फैमिली हेड थे और मैं उनके बाद वाले जनरेशन में मैं हेड था जी। तो अगर वो फर्स्ट कमांडर इन चीफ थे फैमिली के, तो मैं सेकंड कमांडर इन चीफ था। तो उसी तरह से वो प्रवरिश, उसी तरह से वो प्रैक्टिस होती ही रहती थी। तो बहुत सारी चीजें वो हमारे ऊपर भी टाल देते, भाई आप ये देख लीजिए। तो मेरे फादर वेटनरी कंपाउंडर थे। अच्छा। खेती करते थे। वैसा बताया मैंने आपको कि हमारी फार्मिंग फैमिली थी। हमारे फादर बहुत मेहनती थे, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत सज्जन इंसान थे, और वो खेती के साथ साथ वेटनरी कंपाउंडर थे। तो वो ब्लॉक में उनकी पोस्टिंग थी। अच्छा। तो जो ब्लॉक में पोस्टिंग थी तो वहाँ बीडीओ और सीएससी के डॉक्टर और मतलब पूरा ब्लॉक में बहुत तरह के अधिकारी होते हैं। और ब्लॉक में अक्सर जो है सीडीओ, डीएम निरीक्षण करने आते हैं, एसडीएम, बहुत लोग आते रहते हैं। तो मेरे फादर को ये पता था कि ये जो डीएम होते हैं, एसडीएम होते हैं, ये सब बड़े बड़े अफसर होते हैं और इनको बहुत पावर होता है और ये समाज में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उनकी ये जो उन्होंने सोचा, जो उनके दिमाग में आइडिया था, उसको उन्होंने मेरे में डालना शुरू किया। और ये उन्होंने मुझे शुरू से ही बात की, वो डीएम होते हैं, जैसे कभी कोई डीएम या एसडीएम या कोई निरीक्षण करने आया तो जो उस दिन की घटना होती थी वो आकर के शाम को मुझे बताते थे कि आज एसडीएम साहब आए तो इनको ऐसे डांटा, ये समझाया, ये करो, मतलब। तो वो एक जो आइडिया था एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ले जाने का, उनको वो धीरे धीरे इस तरह से कल्टीवेट किए। लेकिन सही बात तो यह है कि 9th क्लास से जब मैं 9th में एडमिशन मेरा हो गया, तब उन्होंने कहा कि ठीक है, अब आपको थोड़ा सा इस पर गौर करना चाहिए और सीरियसली सोचना चाहिए कि हाँ ये अच्छी चीज है, इसको करना है। जैसा कि हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है बच्चे के दिमाग में, कहते हैं कि बच्चा एक ऐसा घड़ा होता है जिसको एक कुम्हार की तरह बड़ा किया जाता है। जितना ठोका जाता है, जितना उसको तराशा जाता है, उतना वो निखर के सामने आता है, अच्छी शेप में आता है। तो जो माँ बाप आपको बार बार बताते थे कि बेटा देखो वो आईएएस ऑफिसर हैं, वो डीएम हैं, वो एसडीएम हैं, देखिए उनकी वैल्यू क्या है, 10 लोग उनके आगे पीछे घूमते हैं, तो कभी आपको ऐसा तो फील नहीं हुआ कि अरे पापा ज्ञान दे रहे हैं, हमारा मन तो ये कर रहा है लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहेंगे? कौन सी वो चीज थी उस वक्त की जो आपको बहुत इंस्पायर करती थी? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो बात आप कह रहे हो बिल्कुल सही बात है। हमारा जो जनरेशन था, जो हम जिस वक्त 55 साल पहले की बात है जी। आज मैं 55 साल का हूँ। तो उस समय पहला टीचर घर ही, पहला स्कूल घर होता था और पहला टीचर माँ बाप होते थे। करेक्ट। इसमें परिवर्तन आया है। आज के डेट में अगर माँ बाप बच्चों से कहते हैं तो जो आप कह रहे हो कि वो कहते हैं अरे हम बहुत, आपको नहीं आता, हमें बहुत आता है, वो अपने को बड़ा ज्ञानी समझते हैं, उसको रिसीव नहीं करते हैं। करेक्ट। ये परिवर्तन एक युग परिवर्तन के रूप में हम भी स्टडी करते हैं और इसको मैंने महसूस किया है। मेरे फादर बहुत मेहनती थे, मन के बड़े सच्चे अच्छे थे, उनका जवार में नाम था, पूरे एरिया में नाम था। किसी को कहीं विवाद फसाद होता था और जब नहीं सुलटता था तो मेरे फादर को एज ए हेड पंच के रूप में बुला के उसको हल कराते थे। क्या बात है। तो एक बहुत अच्छा एम्बियंस मेरे फादर के पर्सनालिटी में था। भले ही वो छोटे किसान थे और एक छोटी नौकरी में थे, लेकिन उनका जो एक काम, मेहनत, सोच और जो उन्होंने अपने अच्छे कामों से एक माहौल क्रिएट किया था, उसका असर हम लोगों के व्यक्तित्व पे भी पड़ा। जैसे उन्हीं के मेहनत को देख करके हम मेहनती हो गए, उन्हीं की ईमानदारी और सच्चाई देख करके वो क्वालिटी आ गई। वो सामाजिक भी थे,
सबकी मदद करना, सबके काम में जाना, सबकी शादियों में जाना, हर तरह की समाज सेवा में वो खुल के भाग लेते थे। तो वो जो हम लोग देखते और फिर वो देखते वो कई जगह हम लोग भेजते थे, तो समाज सेवा का भी भाव आ गया। एक बात। दूसरी बात यह है कि पैसे का तो जैसे दो साइड है, एक कमर्शियल साइड है, एक सामाजिक साइड है। तो बचपन में हम गरीबी में, गांव में, देहात में, अभाव में जिए हैं, कहीं पैसा तो था नहीं कि उसका है, तो पूरी पर्सनालिटी ही सामाजिक परिवेश में पली और पढ़ी। और जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, ये सामाजिक बदलाव के लिए ही बना है कि समाज को खराब से अच्छे में बदल दो। जो काम ये करता है उस मशीन का नाम है IAS अफसर, जो समाज के खराब चीज को, खराब कुरीत, खराब प्रथा, खराब काम को अच्छे में बदल दे, वही IAS है। क्या बात है। तो सर, कुछ ऐसी चीजें हैं, बचपन की कुछ ऐसी यादें हैं जो आप हमसे साझा करना चाहते हो, जब आपको आज भी, जब खाली समय में आप बैठते हैं, जब आप सोचते हैं कि वो वक्त था जब हम गांव की छाया में, पेड़ की छाया में बैठे होते थे, खेतों में घूमते थे, अपने दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ घूमते थे, कुछ ऐसी मेमोरेबल यादें जो दोस्तों के साथ की हों, आज साझा करना चाहते हो? देखिए, ऐसा है कि बचपने की एक नेचुरल आदत होती है, वो हमारे में भी थी। क्या, जैसे क्या था कि खेलने की चाहत होती है और पढ़ने की कम चाहत होती है। तो गांव में उस समय बहुत तरह के कबड्डी, गिल्ली डंडा, वो कांच का गोली होता है, कंची। तो मतलब आप ये समझिए कि जैसे दांव मिला, जैसे पिताजी इधर उधर या गए तो तुरंत खेल में लग गए, इकट्ठा हुए 10 लड़के। आज वो चीज अब देखने को नहीं मिलता है, और वो बहुत जरूरी है खेलना। वो खेल खेलना बहुत जरूरी है। उससे जो है टीम भावना पैदा होती है, हारने के बाद इमोशनली स्ट्रांग होता है, सामाजिक सोच बनती है। इसीलिए इस समय स्वार्थ बढ़ता जा रहा, स्वार्थी बना। तो वो चीजें जो हमने अपने बचपने में की, वो दूसरी बात, मैंने इस बात को किताब में भी लिखा है। होता क्या था कि जैसे दोपहर में जब हम प्राइमरी में पढ़ने जाते थे, तो सब बच्चे अपने घर से पैसा वैसा लेके आते थे और गए कुछ खरीद के खाते थे। खाने का मन बचपने में बहुत होता है। कहते हैं कि बचपने में जीभ बड़ी चटोरी होती है। तो मेरे फादर पैसा नहीं देते थे, तो मैं शाम को कभी कभी उनके पैंट से पैसा चुरा लेता था, और कभी कभी मैं पकड़ा भी जाता था। तो कभी डांट पड़ी, छोड़ दिए, कभी पिटाई भी हुई। इस बात को मैंने बड़े सच्चाई से इस किताब में लिखा भी अपने डायनेमिक डीएम के, कि वो एक बचपना था। और वो मतलब ये सब चीजें देखते हैं, मतलब सोचते हैं तो एक थ्रिलिंग होती है, या जीवो देखने में अजीबो गरीब है, लेकिन उस समय होता था। हुआ ऐसी परिस्थिति, पैसा देते। अब वो पैसा क्यों नहीं देते थे? इसलिए कि ये खाएंगे इधर उधर वहां जाके तो स्वास्थ्य खराब हो सकता है, और पैसे को ज्यादा देंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, एक उनकी वो सोच थी। तो ये बर्बाद ना हो इसलिए वो पैसा नहीं देते थे, और दोपहर के खाने के लिए कहते थे घर से अच्छी चीज बनवा के ले जाइए। अरे वाह, क्या बात है सर। बहुत सारी बचपन की बातें आपसे साझा की हैं और आपने हमें बताया, बहुत खुशी हुई। ऐसी चीजें हमें इंस्पायर करती हैं आगे बढ़ने के लिए, और डेफिनेटली जितने लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं वो आपकी इस पर्सनैलिटी से इंस्पायर हो रहे होंगे। सो सबसे बड़ी बात ये आती है कि जब गांव का ऐसा माहौल, जहां विरले ही लोग जो हैं इस तरफ सोचते हैं कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनना है, हमें सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, बहुत सारी चीजों का अभाव होता है। शायद उस वक्त में लोग इतने जागरूक नहीं थे, उन्हें नहीं पता था कि कहाँ कोचिंग करनी है, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे तैयारी करनी है, कितना टाइम देना होगा। इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, हमें पता नहीं होती थी चीजें कि आज तो गूगल से झट से हमने निकाल लिया। तो जब आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी का सोचा, तो वो प्रेपरेशन करने का तरीका कहाँ से आपको समझ में आया? कौन से सब्जेक्ट आपने चुने और किस तरह से इनको सिलेक्ट किया? देखिए, ये बात सही है। मुझे अक्सर जब लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि तैयारी में, तो मैं ये कहता हूँ कि आज के डेट में तैयारी करना बहुत आसान है। अभी मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, वो वीडियो 1 घंटे का था। उसमें उन्होंने 20 फ्री कोचिंग, IAS की 20 फ्री कोचिंग का पूरा डिटेल, वो कोचिंग कहाँ है, नाम क्या है, एडमिशन कैसे होगा, कांटेक्ट नंबर, और इसी तरह से बहुत सारे फ्री सब्जेक्ट के मटेरियल है, यूट्यूब है, वीडियो है। उस जमाने में कुछ नहीं था। बिल्कुल सही बात। तो देखिए, ऐसा है कि जो ये तैयारी थी उस जमाने में नहीं था, तो मैंने इसकी सीरियस तैयारी शुरू की बीटेक से। मैं जीबी पंत यूनिवर्सिटी में बीटेक कर रहा था जी।
और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। ये वाकया है 1985 का जी। तो सैटरडे संडे को जब छुट्टी मिलती थी तो इधर तो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अपना कोर्स पढ़ाई करता था, लेकिन सैटरडे संडे को मैं इस पर ध्यान देता था। अब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कब पढ़ना है, ये कोई बताने वाला नहीं था। तो इसके लिए क्या होता था कि उस समय जब रिजल्ट आते थे आईएएस के तो 5-6 दिन 10 दिन खूब इंटरव्यू छपते थे। अच्छा। जो उस समय टॉप करते थे। बिल्कुल। कि उन्होंने कौन सा सब्जेक्ट लिया, क्या पढ़ा और क्या। तो उस वक्त इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट के लोग बहुत सेलेक्ट होते थे। टॉप 20 में 12 इंजीनियर, 15 इंजीनियर, एक वो माहौल बन गया था जी। तो वो लोग बताते थे कि एनसीईआरटी किताब पढ़ो, प्रयोगिता दर्पण पढ़ो, प्रगति मंजूस। उस समय के जो भी वो अखबार से जब वो रिजल्ट आता था उसको हम लोग अपना अखबार रख लेते थे। तो वो एनसीईआरटी किताब खरीद ली, वो मैगजीन ले लिया, और उस समय योजना चलती थी, योजना ले लिया। ये कहते थे पेपर पढ़ो। तो जो उस समय इंटरव्यू छपते थे वहां से हम लोगों ने हमने उठाया क्या पढ़ना चाहिए। तो वहां से धीरे धीरे सैटरडे संडे को जब छुट्टी मिलता था धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। क्या बात है। और फिर बीटेक करने के बाद फिर एमटेक करने चले गए। और एक साल हम दिल्ली में भी थे। हमने कोई कोचिंग नहीं किया, बताया कि वहाँ माहौल अच्छा है, तो करोल बाग में भी हम एक साल रहे। उसके बाद आईआईटी, अब तो आईआईटी बीएचयू हो गया, पहले वो आईटी बीएचयू था, वहाँ एमटेक में गेट के थ्रू एडमिशन लिया, वहाँ से तैयारी की। और मेरा सब्जेक्ट उस समय पहले 2 सब्जेक्ट लेने पड़ते थे। राइट। आज के डेट में केवल एक है। तो मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स था और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था। क्या बात है, जबकि इसको बहुत टफ माना जाता है। यस। और इसी से मेरा सिलेक्शन पीसीएस में हुआ और फिर मैं 2010 बैच मुझे मिला, 2016 मेरा प्रमोशन हो गया। वाह, क्या बात है। सो ये चीजें हैं जो हमें बताती हैं कि अगर जज्बा हो दिल में तो हम आगे बढ़ सकते हैं और हमें बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। एक टाइम ऐसा भी आता है जब आप एक अच्छी सफलता मिल जाती है आपको और एक आप अच्छे पद पर पहुंच जाते हैं। फिर सबसे बड़ी जो टेंशन परिवार वालों की होती है, माता पिता की होती है कि बच्चे का आप घर बार बसा दो। तो वो लाइफ भी शुरू होती है। मैं जानना चाहूंगा कि उस लाइफ में एंट्री कैसे हुई? क्या वो घर वालों की पसंद थी या फिर आपने खुद अपनी पसंद को पसंद किया? देखिए, ऐसा है कि मेरी जब जॉब लग गई तो मैं पहले एनटीपीसी ज्वाइन किया, क्योंकि ज्वाइनिंग लेट थी पीसीएस की। तो करीब मैं 1.25 साल एनटीपीसी में था। उसके बाद मैं जुलाई 94 में पीसीएस ज्वाइन किया और मेरी शादी हुई नवंबर 95 में। तो इस बीच अब एक बार अगर सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन हो गया तो ऑफर तो बहुत रहते हैं। तो मैं ये शादी तो मेरी अरेंज ही है, लेकिन चॉइस मेरा है। अरे वाह, क्या बात है। और मेरी वाइफ यहीं केजीएमसी की ही डॉक्टर हैं, डीजीओ हैं यहीं की, वो एमबीबीएस हैं, डीजीओ हैं। और वो वर्तमान में पीएमएस में जॉब में है, L14 में ज्वाइंट डायरेक्टर हैं फैमिली वेलफेयर में। अरेंज मैरिज है मेरा, एक बात, और दूसरा वो चॉइस मेरा है। चॉइस मेरा मतलब कि मुझे पढ़ी लिखी लड़की, एक मेरा ये सोच था कि पढ़ी लिखी लड़की होनी चाहिए, और उससे मेरे घर वालों का ही कंसेंट था। मतलब ये नहीं उन्हीं के मार्फत है सब कुछ, लेकिन वो अगर चॉइस देखा जाए तो वो मेरा है। अरे वाह, क्या बात है। तो अगर हम जिंदगी में शादी के बाद की बात करें और इतना प्रेशर जब होता है, जब आप एक सिविल सर्विस के थ्रू जब जाते हैं, जब एक जिले की जिम्मेदारी आप पर होती है, जब ऐसी जिम्मेदारियां होती हैं जो आपको देखना पड़ता है कि शहर में हम डेवलपमेंट कैसे करें, वहां की प्रगति कैसे करें, और ऐसे में अपनी फैमिली को भी मैनेज करना पड़ता है, तो वो मैनेजमेंट का आपका फॉर्मूला क्या है? कैसे दोनों चीजें मैनेज करते हैं? देखिए, लाइफ में सफलता पाने के लिए जिंदगी में सबसे पहला और सबसे अंतिम जो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स है जिसको सबको जानना चाहिए, वो टाइम मैनेजमेंट। राइट। अगर जिसको इसमें महारत हासिल हो गई वो आगे बढ़ेगा, और जिसको इसमें महारत हासिल नहीं है वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो बाय द वे मेरा टाइम मैनेजमेंट मेटिकुलस है। क्या मैं चीज़ों को अच्छे तरीके से टाइमली मैनेज कर लेता हूँ। मैं फैमिली को भी समय देता हूँ, अपने जॉब को भी समय देता हूँ, समाज को भी समय देता हूँ, मैं सबको समय देता हूँ। मैं अपने गांव को भी समय देता हूँ। कोई ये नहीं कह सकता कि अगर उसने मुझसे रिस्पांस चाहा तो मैंने रिस्पांस नहीं दिया। क्या बात है। इसके पीछे कारण ये है ना कि हम जब हमारी जो अपब्रिंगिंग हुई है गांव में ना, तो हमने वो सारी मुसीबतें देखी हैं। एग्जैक्टली। गांव वालों को, समाज को, उसको जिया है।
हम कोई एसी कमरे में तो पैदा हुए नहीं, जैसे मेरा बेटा वो नहीं जानता है। करेक्ट। क्यों? वो एसी कमरे में, मतलब वो शहर में पैदा हुआ, उसको सब कठिनाई। तो किसी को अगर ऊपर जाना है तो उसे कठिनाई में जीना जरूरी है, मैं तो ये कहूंगा। बिल्कुल सही बात मैं है। अपने अनुभव के आधार पे कह सकता हूँ कि जब तक लोगों के जिंदगी में कठिनाई नहीं आएगी, उसके अंदर मजबूती आती ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो मजबूती अगर लाना है तो कठिनाइयों से लड़ना चाहिए, ऐसी परिस्थितियों से जूझना चाहिए, तभी आप मजबूत होंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जब आप बांदा के जिलाधिकारी थे तो आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, कई सारी ऐसे सोशल प्रॉब्लम्स आपने देखी होंगी जो आपका दिल किया होगा, क्योंकि आपकी अपब्रिंगिंग ऐसी रही है, जब आपने माहौल ऐसा देखा है, लोगों को देखा है कि उनकी जिंदगियों में कितनी कठिनाइयां होती हैं, तो इनको सबको आपने कैसे महसूस किया? और ऐसी कोई एक घटना आप हमें शेयर कीजिए जो आपको लगता हो कि यस, वो करके आज हमें वो सुकून मिलता है, जब हम शाम को लेटते हैं, बैठते हैं, सोचते हैं तो दिल को सुकून मिलता है कि यस, हमने समाज के लिए किया है। देखिए, एज ए डीएम बांदा में मैंने बहुत सारे प्रयोग किए। राइट। 20-22 प्रयोग किए, सबके अच्छे रिजल्ट रहे। चुनाव में 2019 लोकसभा, एज ए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर मैंने 10.5% गर्मी में लोकसभा जैसे कठिन चुनाव में हाईएस्ट वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया। वाह, ग्रेट। उत्सव के माहौल में ये सब काम किया। क्रॉप प्रोडक्टिविटी 18.5% बढ़ गई। इस तरह से बहुत सारे आयाम हम लोगों ने वहाँ क्रिएट किए। राइट। लेकिन वहाँ जो मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूँ, जो पानी का जो कंजर्वेशन का काम किया, पानी संरक्षण का, पानी के बचाव का, 1 मीटर 34 सेंटीमीटर पानी को हम लोगों ने वाटर टेबल को ऊपर ले आए। ओह, ग्रेट। और वो भी एक सीजन में, एक साल में, करीब 1 साल इफेक्टिवली काम किया, रहा तो मैं 1.5 साल। वो बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री। इसके पीछे कहानी है जी। मैं जब वहां गया तो मैं पहले से ही जानता था कि बांदा में पानी की समस्या है और बुंदेलखंड में पानी की समस्या है, क्योंकि मैं टीवी पे न्यूज देखता था, अखबारों में समाचार पढ़ता था जी। लेकिन जब मैं गया तो कुछ लोग मुझे बातचीत में ये बताए कि बहुत से गांव में लोगों की शादियां, लड़कों की शादियां नहीं होती हैं। तो हमने कहा, शादियां क्यों नहीं होती? कहीं साहब, उस गांव में पानी नहीं जो है, तो कहते हैं कौन लड़की शादी कर देगा जो दूर से पानी लाएगा, एक बात। और जब पानी नहीं होता है तो पैदावार नहीं होता, पैदावार नहीं होता तो गरीबी होती है। तो ये बात मुझे बहुत खली कि एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये जो स्टेटमेंट मैं सुन रहा हूँ, और बैकग्राउंड में पानी की समस्या का नॉलेज मुझे था, इसको दूर किया जाए। तो मैंने ये इस पर काफी मंथन किया, चिंतन किया, लोगों से बात की, और हम लोग वहाँ के जो नेचुरल वाटर बॉडीज हैं, कुआं, तालाब, नदी, पहले वहाँ कुआं, तालाब, नदी से ही पानी पीते थे, खेत की सिंचाई होती थी। धीरे धीरे हम लोग कुआं, तालाब, नदी से दूर होते गए और नलकूप पर प्लास्टिक के बोतल वाला पानी से, तो जो ये नया रिश्ता बना नलकूप और पानी के बोतल वाला, इससे हमने वहाँ की जनता को तोड़ा और पुराना जो उनका रिश्ता था कुआं, तालाब और नदी, वो रिश्ता जोड़ा। वाह, क्या बात है। तो एक नारा दिया, कुआं तालाब में पानी लाएंगे और बांदा को खुशहाल बनाएंगे। तो सारे कुओं पे, सारे तालाबों पे नए तालाब खुदवाना, 3 नदियां थीं उनको संरक्षित करना, 1.5 साल लगा, 20-22 एक्टिविटी करी। और अब एक नया काम किया था हमने, काम तो हमने बहुत कुछ किया। हमने राजू श्रीवास्तव जी को बुलाया था हास्य कविता करने के लिए पानी पे। वो आए थे बांदा, और वो आज संकट में है, और वो इतने अच्छे इंसान है, बिना पैसा लिए आए। बहुत लोगों से मैंने कहा जी, कोई नहीं आया, लेकिन वो बिना पैसा लिए आए, पूरा दिन हमें दिए। पानी से उनका प्यार है, और मुझे उम्मीद है कि ऊपर पानी की जो शक्ति है ना उनको मिलेगी, और वो जीतेंगे ये जो जंग लड़ रहे हैं वो। तो जो पानी का काम था, 1 मीटर जब 34 सेंटीमीटर पानी बढ़ गया तो उससे क्या हुआ, क्रॉप प्रोडक्टिविटी 18.5% बढ़ गया। क्योंकि जब पानी तालाब में और सतह धरती में पानी ऊपर आ गया तो एक दूसरी फसल भी होने लगी जिसमें कम पानी लगता है। तो ये फायदा हुआ। तो
अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं पानी के ही काम को नंबर 1 पे रखता हूँ, और मैंने अपनी किताब में ही पहला चैप्टर पानी का ही लिखा है। जी, तो हम आपको बता दें, जिन लोगों को नहीं पता है, कि डायनेमिक डीएम नाम से एक किताब अवेलेबल है। आप अमेज़ॉन पे इसको ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर अगर हमारे ऑफिस में आएंगे तो सर की साइन की हुई बुक हम आपको देंगे। लेकिन हाँ, आप शिद्दत से लेने आएंगे तब आएंगे तो हम ये ज़रूर आपको देंगे। लेकिन फिलहाल आपसे बात करते हुए इतना अच्छा लग रहा है सर कि हम दिल कर रहा है कि बस यूं ही आपके अचीवमेंट्स के बारे में बात करते रहें और लोग हमसे इंस्पायर होते रहें, लेकिन वक्त हमें इजाज़त नहीं देता। चलते चलते मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि तमाम लोग जो देश में विदेश में इस वक्त आपको सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनसे? मैं ये कहना चाहूँगा कि आदमी की सोच पता नहीं कैसे ये बन जाती है, वो अपने बारे में ही सोचता है। मेरा ये कहना है कि आप अपने बारे में सोचिए, अपने परिवार के बारे में सोचिए, लेकिन 24 घंटा में चाहे आप 10 मिनट ही, चाहे 5 मिनट ही समाज के बारे में सोचिए। अगर आप ये करेंगे तो आपको बहुत खुशहाली मिलेगी, आपको बहुत प्रसन्नता मिलेगी, और आपकी लाइफ में 4 चांद लग जाएंगे। मेरा ये संदेश है आम जनता के लिए। क्या बात है, बहुत ही शानदार। और मुझे बहुत अच्छा लगा सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपना कीमती समय दिया और इतनी सारी बातें तमाम लोगों के साथ शेयर की। स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपको वार्ता करने के लिए और अच्छे चर्चा करने के लिए, अच्छी चर्चा के लिए। ये थे हमारे साथ हमारे शहर की जानी मानी पर्सनैलिटी डॉक्टर हीरा लाल जी, जो हमारे बीच इस समय मौजूद थे। फिलहाल आपसे रुखसत का वक्त हो गया है, लेकिन जाते जाते यही कहेंगे, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमें कॉल या मैसेज करके बता सकते हैं। 8887019138 इज माई नंबर। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रेडियो KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज। अत्यंत हर्ष और गर्व की बात है कि रेडियो KGMU गूंज आप हमारी फ्रीक्वेंसी 89.6 मेगाहर्ट्ज पर तो सुन ही सकते हैं, साथ ही विश्व के किसी भी कोने में सुन सकते हैं हमारे KGMU गूंज के एप्लीकेशन के साथ, जो अब एंड्रॉइड और iOS दोनों पर मौजूद है। एंड्रॉइड यूजर्स हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर, और iOS यूजर्स ऐप स्टोर पर जाकर टाइप करें KGMU गूंज और डाउनलोड करें जानकारी और मनोरंजन से भरपूर हम सबका अपना रेडियो स्टेशन, रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM। रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM।